दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी या न्यायपालिका करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 विधायिका और संविधान के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दे चुका था। अगर आपने वो वीडियो हमारी अब तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। आज मैं आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, न्यायपालिका के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भारत की न्यायपालिका का सिस्टम है वो किस प्रकार से है। दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वीडियो मैं आज अपलोड करूंगा और एक वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा आपको मेरे चैनल पर। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों, आज के हमारे जो मुख्य रूप से टॉपिक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका क्या है या स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं, और या फिर हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है। इन सभी क्वेश्चनों से आज हम क्या होंगे, अवगत होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आएगा, लेकिन आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर के हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि न्यायपालिका क्या है। जैसे कि सभी बच्चे जानते होंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान के या सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग आपस में मिलकर काम करते हैं और इन्हीं तीनों अंगों से कोई भी देश चलता है। तो उसमें से एक अंग विधायिका के बारे में हम पिछली 2 वीडियो में काफ़ी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो दोस्तों, न्यायपालिका के बारे में मैं आपको सबसे पहला मैं बता देता हूँ। जुडिशरी के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जुडिशरी सरकार की वह ब्रांच है या वह शाखा है जो सरकार और लोगों का, दोनों का क्या करती है, न्याय करती है। और इनका मेन काम ये भी होता है कि क्या देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही। तो सभी टाइप के जो काम होते हैं वो भारत की न्यायपालिका या जुडिशरी करती है। ठीक है ना, तो आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी से ना आपकी एक टर्म बनती है कि न्यायपालिका क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन एक टर्म बनती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की भी डेफिनेशन बड़ी सरल है। आप देखिए न्यायपालिका का अर्थ न्याय करना हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ होता है कि न्यायपालिका पर, चाहे वो भारत की हो चाहे वो किसी भी देश की हो, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना होना और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर ना होना, जिससे वो अच्छे तरीके से काम कर सके। इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहते हैं। और जो हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। ये भी आपको साथ साथ उसमें बता देना है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंटों के माध्यम से बता देना कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होते हैं। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि पहला तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ होता है कि न्यायपालिका दबाव मुक्त यानी किसी का भी प्रेशर लिए बिना काम करे। दूसरा विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। और तीसरा जो जस्टिस है यानी जो जज है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, वो कि ना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य कर सके। इसी को हम बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, अभी तक आपको लगता होगा कि न्यायपालिका का काम केवल क्या होता है, न्याय करना। लेकिन हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है या जो हमारी न्यायपालिका है वो न्याय करने के साथ साथ बहुत सारे काम करती है। तो यहाँ पर आपका एक 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पॉइंटों को एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि जो भारत की न्यायपालिका है या स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें ज़रूरत क्या है या आवश्यकता क्या है या फंक्शन क्या है। तो क्वेश्चन आ सकता है जुडिशरी के मेन फंक्शन क्या है। तो आपको ये मैं 6-7 पॉइंटों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, न्यायपालिका का जो सबसे प्रमुख काम होता है वो मैंने आपको बताया। न्यायपालिका का सबसे प्रमुख काम होता है कानून की रक्षा करना। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कि क्या देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है, लेकिन न्यायपालिका की भूमिका बनती है कि उस लॉ एंड ऑर्डर का पालन या जो उसकी जिम्मेदारी है देख रेख करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में न्यायपालिका को दिया गया है। ठीक है, दूसरा काम न्याय करना।
अब न्याय किसका करना, देखिए न्यायपालिका जो होती है व्यक्तिगत तौर पे भी न्याय करती है, और लेकिन जब कोई दो सरकारों के बीच आपसी मतभेद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के काम चलता है। उसके बाद तीसरा, लोकतंत्र की रक्षा। देखिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और अगर इस देश में सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को मानना है या उसको अच्छे से पालन में लाना है, तो उसमें प्रमुख जो जिम्मेदारी है वो भारत की न्यायपालिका के पास है। यदि किसी के अधिकारों के साथ कोई घटना घटती है या वायलेंस होता है किसी भी टाइप का, तो न्यायपालिका उसके लिए उचित कदम उठाती है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, जी हाँ, जैसा कि आपको मैंने बताया था, काफ़ी वीडियो में बताया है कि यदि भारत के नागरिकों के किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उस समय भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो नागरिकों के अधिकारों के लिए 5 रीट यानी आदेश जारी करता है। ठीक है, उसके बाद देश की सुरक्षा व शांति, ये सारी जिम्मेदारी भी किसकी होती है, न्यायपालिका की होती है। वो ध्यान में रखते हैं कि देश की सुरक्षा व शांति बनी रहे। उसके बाद जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है संविधान की रक्षा। ये हमारा काफ़ी मूल्यवान पॉइंट है कि देखिए जो हमारा न्यायपालिका सिस्टम है वो इस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है कि जो हमारे न्यायपालिका है वो एक गार्जियन के रूप में काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी कोई देश की सरकार यानी कार्यपालिका देश के खिलाफ या कानून के दायरों का उल्लंघन करते हुए कोई कानून बनाती है, तो उस पर व्याख्या करने का जो अंतिम जो राइट होता है वो केवल और केवल न्यायपालिका के पास होता है। ऐसा 1973 में केशवानंद केस में भी सामने आया था। तो किसी भी कानून पर चर्चा करने का जो लास्ट जो राइट होता है, अंतिम जो राइट होता है, वो केवल भारत की न्यायपालिका के पास है, ना कि विधायिका के पास। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हमारा अगला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसके बाद अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज यही है, और आपका टेक्स्ट बुक का भी एक क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पेपरों में पूछा गया और बहुत आसान क्वेश्चन है। पॉइंट टू पॉइंट इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, आपको वही आंसर करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है पहला, स्वतंत्र न्यायपालिका को स्थापित करने वाले तत्व या उपाय। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे कौन से प्रोविजन को लागू करता है जिससे हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस बनी रहे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। हमें उन प्रोविजन यानी प्रावधान नियमों की चर्चा करनी है जिससे हमारी जो न्यायपालिका सिस्टम है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। तो ऐसे हमारे लिए बहुत सारे पॉइंट है, तो आज इसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए दोस्तों, भारत में जो न्यायाधीश की नियुक्ति है, न्यायाधीश का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। जजों से मेरा अर्थ, न्यायाधीश का मतलब जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, न्यायाधीश उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो भारत में जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो बेसिकली कौन करता है, राष्ट्रपति। ध्यान रखना, ना उसमें विधायिका का कोई रोल होता है, ना ही उसमें कार्यपालिका का कोई रोल होता है। तो बेसिकली जो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इससे क्या होता है कि जो न्यायाधीश है या जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी पार्टी से दूर रहता है। यदि मान लीजिए अगर यही नियुक्ति किसी पार्टी के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा होती तो हमेशा चीफ जस्टिस पर आरोप लगते रहते। तो इसलिए जो चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जिससे हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र बनी रहती है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है न्यायाधीश की योग्यता। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि न्यायाधीश की योग्यता मतलब है कि जो कोई भी न्यायाधीश जब बनता है तो उसके लिए कोई बेसिकली पर्टिकुलर कोई एग्जाम तो है नहीं, तो उसके लिए किसी भी जज को अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके उसको न्यायाधीश बनाया जाता है। कम से कम हाई कोर्ट का 10 से 15 साल का अनुभव होगा, तो तब जाकर उसको सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हैं, जज बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर कभी ऐसा होता है कि बिना किसी जज को अनुभव के जज बना दिया जाता है, तो ये संविधान के खिलाफ भी है और भारत की न्यायपालिका परंपरा के खिलाफ भी है। और ऐसा काफ़ी बार देखने को हमें मिला भी है। इंदिरा गांधी के समय एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि 3 शीर्ष जजों को छोड़कर एक जज थे
एन एन राय करके शायद जज थे, राय तो जज थे। तो उनको क्या करा, इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो 3 शीर्ष अनुभवी जज थे उनको हटाकर या उनको छोड़कर उन्होंने जो निम्न आयु के जज थे उनसे, तो उनको जज बना दिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत की न्यायपालिका की जो परंपरा थी, न्यायाधीश को चुनने की जो परंपरा थी, वो टूट गई थी। हालांकि बाद में फिर से वही परंपरा अपनाई गई, लेकिन अगर ऐसी कोई परंपरा का उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं वो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का भी उल्लंघन कर रहा है। उसके बाद न्यायाधीश का कार्यकाल देखिए दोस्तों, जिसका न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी एज 60 साल तक नहीं होती, मतलब वो 60 साल तक कार्य नहीं कर सकते। उनके लिए 62 से 65 साल तक एक कार्यकाल निश्चित किया जाता है, ताकि वो अच्छे से अपने वर्क को पूरा कर सके और किसी भी दलगत राजनीति से दूर रहकर स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो केवल संसद में महाभियोग, जिसे महाभियोग कहते हैं, संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसको कोई पर्टिकुलर दल हटा नहीं सकता। यदि मान लीजिए कोई चीफ जस्टिस देश के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि भारत की संसद में एक प्रस्ताव आता है। यदि वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होता है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, यदि वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होता है तब जाकर उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी भी रीजन में उस न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। ऐसा कि भारत में कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक बार भारत में ऐसा हुआ था 1991 में। उस समय सीजेआई थे रामास्वामी करके, और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया था, उनको हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन परंतु ये प्रस्ताव भी विफल रहा। उसके बाद और उसके आज तक ऐसा कोई प्रस्ताव हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद जो 5वां जो पॉइंट है वो है न्यायाधीश का वेतन। देखिए दोस्तों, जो वेतन होता है, न्यायाधीश को इतना वेतन दिया जाता है ताकि वह भ्रष्टाचार के कार्यों में या करप्शन जैसे मुद्दों में शामिल ना हो और वो अपने कार्यों का निर्वाह अच्छे तरीके से कर सके। जहाँ तक मेरा अंदाजा 2 से 3 लाख रुपए सैलरी शायद न्यायाधीशों को दी जाती है, ताकि वो भ्रष्टाचार के मामलों में ना पड़े। ठीक है, उसके बाद 6ठा पॉइंट है न्यायपालिका की अवमानना पर दंड। देखिए दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था या कोई भी नेता अगर न्यायपालिका के डिसीजन का आलोचना करता है सार्वजनिक रूप से या उसके खिलाफ कुछ बोलता है, तो न्यायपालिका के पास एक राइट होता है कि वह उसको दंड दे सकती है, क्योंकि न्यायपालिका के खिलाफ बोलना भी एक कानून के दायरे में आ जाता है। ठीक है ना, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं ना, तो उनका अभिप्राय केवल इतना है कि ये जो वो पॉइंट थे जिससे हमारी भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या रह सकती है, इंडिपेंडेंस रह सकती है, यानी स्वतंत्र रह सकती है। यदि मान लीजिए अगर हम न्यायपालिका के कार्य में कोई हस्तक्षेप करेंगे तो वो किसी भी हालात में स्वतंत्र नहीं रह सकती। यदि हम न्यायपालिका पर छोड़ दे तो वो अच्छे से कार्य कर सकेगी। यदि उसके कार्यों में हस्तक्षेप होगा तो वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से पॉइंट याद करके लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो मांग सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर सेंड किए हुए हैं। बाकी सब कुछ सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा इंग्लिश में याद करना होगा अगर ये क्वेश्चन आए तो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे खासकर उसके लिए। चलिए, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका की संरचना। हालांकि मुझे सबसे पहले ये बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत की न्यायपालिका का जो सिस्टम है उसको एक पिरामिड नुमा सिस्टम कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा, तो आपका 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की न्यायपालिका का पिरामिड नुमा जो स्ट्रक्चर जो है, यानी जो संरचना है, उसका वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने एक पिरामिड बनाने की कोशिश भी करी है। तो यहाँ पर जो भारत की न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो सोपनीक्रम टाइप है, एक हायरार्किकल सिस्टम है। जैसे कि सबसे ऊपर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, एक ही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये तो आपको पता ही होगा, जो राज्य सरकार के और लोगों के फैसले करता है। फिर आता है हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय,
जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो आप इन सभी 4 पॉइंटों को याद कर लेना और इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिख देना, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। देखिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्य क्या है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, इस पर कोई बाध्यता नहीं है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, ठीक है, यानी जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका ट्रांसफर भी कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी मुकदमा, यानी मान लीजिए कोई भी केस कहीं भी चल रहा है देश के किसी भी कोने में, तो उसको अपने पास ट्रांसफर करने की जो पावर है वो भी केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और दूसरा और सबसे लास्ट जो काम है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि किसी भी, मान लीजिए पर्टिकुलर केस पंजाब में चल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए वो केस ट्रांसफर करना है जम्मू कश्मीर में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वो जो केस पंजाब में चल रहा है उसको ट्रांसफर कहाँ कर सकता है, जम्मू कश्मीर में। ऐसा बहुत बार होता भी है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना कि ये पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के, ना कि हाई कोर्ट वगैरह के, ठीक है ना। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे जिला, सॉरी उच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय, जबकि सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब हम चलते हैं हाई कोर्ट। जैसे ही मैंने बताया हाई कोर्ट अभी इंडिया में 25 है, 24 लिखा था लेकिन 25 या 24 है, तो आप अच्छे से उसको देख लेना। तो हाई कोर्ट के क्या कार्य बेसिकली देखते हैं। नीचे ये क्या करता है, निचली अदालत, यानी हाई कोर्ट से जो निचली अदालत कौन है, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, उनके क्या करता है, उनकी अपील की सुनवाई करता है। अपील का मतलब क्या होता है दोस्त, मान लीजिए कि जैसा आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो, ठीक है, और आपका वहाँ फैसला आ गया हो, ठीक है, लेकिन आप अपने फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास एक राइट होता है कि आप अपील कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। और ये डिपेंड करता है हाई कोर्ट पे कि वो आपकी अपील सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो पहला काम क्या होता है हाई कोर्ट का, कि वो अपील कार्य सुनता है। उसके बाद मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रीट जारी करता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, बार बार मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 32 के तहत कि वो नागरिकों के अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। लेकिन वही पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है, आर्टिकल तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है कि वो भी रिट जारी कर सकता है। याद रखना केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है, जिला और सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हाई कोर्ट का काम और होता है कि जो स्टेट के जो मामले होते हैं उनको निपटारा करता है, और ये सभी टाइप की जिम्मेदारी किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है। फिर आता है थर्ड स्टेज वाला, यानी जिला कोर्ट या जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मुकदमे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, निपटारा करता है। जो सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उन पे सुनवाई करता है। फिर लास्ट जो आपका आता है अधीनस्थ अदालत यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये क्या करता है, फौजदारी, ठीक है, या सिविल कोर्ट, दीवानी, क्रिमिनल कोर्ट जैसे जो मसले होते हैं वगैरह वगैरह, वो सभी की वो करता है, क्या बोलते हैं, उस पर सुनवाई करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि अगली वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।